ये बात तब की है जब भारत में सिनेमा हॉल का प्रचलन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। पहले तो बड़े बड़े शहरों से ही इसकी शुरुआत होती है, पर जैसे जैसे लोगों को सिनेमा हॉल की लत लगनी शुरू हुई ना, ये सिस्टम शिफ्ट होके गाँव तक भी पहुंच गया। पर गांव में थोड़ा सा अलग तरीके का होता था ये सिनेमा घर। एक कमरे के अंदर एक सिंगल स्क्रीन लगाया जाता था और कई जगहों पर उस सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल को टॉकीज बोलते थे। अब सीन कुछ ऐसा था कि 3-4 गांवों के बीच एक टॉकीज मौजूद होता था और उन तीनों चारों गांवों के लोग वहां पर सिनेमा देखने जाते थे। और कलेजे को झकझोर के रख देने वाली आज की कहानी ऐसे ही एक गांव की है, जहां कुछ महीने पहले उस एरिया का पहला सिनेमा टॉकीज चालू हुआ था। इस कहानी को मेरे साथ रोहित भाई ने शेयर किया है, जिनके गाँव के अंदर ये घटना घटी थी। और फिलहाल आप स्क्रीन पर रोहित भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर के पास रोहित का गांव पड़ता है। रोहित बताते हैं कि भैया ये कहानी मुझे मेरे चाचा जी ने बताई है और मैंने सोचा कि ये जो भयानक इंसिडेंट मेरे फैमिली और गांव वालों ने फेस किया था वो आपसे शेयर की जाए, ताकि आप बाकी लोगों को ये कहानी बता सके। ये लिखते हैं कि ये बात तब की है जब सिनेमा की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। शहरों में नए नए सिनेमा घर खुल रहे थे और जिन लोगों ने भी पहली बार जाके उस सिनेमा हॉल में मूवी देखने का एक्सपीरियंस लिया, वो सब एकदम पागल हो गए। ये सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना उनके लिए एकदम नशे जैसा हो गया था। अब धीरे धीरे ये प्रचलन शहरों से गांव की तरफ भी बढ़ने लगी। उस टाइम पर जो रोहित का गांव था और इसके पास के 3 और गांव वाले, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हमारे लिए भी एक एक्सक्लूसिव सिनेमा हॉल होना चाहिए, जहां पर हम गांव के लोग जाके फिल्म देख सकें। अब हर कोई तो सिनेमा देखने जा नहीं सकता था शहरों में, और जो शहर से देख के आता वो जब बताता कि भाई इतने बड़े स्क्रीन पर मैंने ऐसे फिल्म देखा, तो लोग गांव के जो थे वो बावले हो जाते, यार हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इन्हीं सब फैक्टर को कंसिडर करते हुए इन्होंने 3-4 गांव के बीच में एक सिनेमा हॉल बनाने का डिसीजन लिया। तो अब होता यूं है कि एक बड़े से कमरे के अंदर एक सिंगल स्क्रीन लगाई गई, जिसको टॉकीज बोला जाता था। मैंने भी ऐसे टॉकीज में मूवी देखी और मेरी पहली मूवी थी गदर। आप लोगों के गांव में भी अगर ऐसा कोई सिनेमा हॉल है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। रोहित बताते हैं कि जब नया नया वो सिनेमा हॉल हमारे गांव में लगा, तो जो गांव के लोग काम करने जाते थे खेतों में, भाई ऐसा सिस्टम हो गया कि जैसे एक फैमिली से 3-4 लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो लोग 4-5 घंटे में काम खत्म करते थे। पर अब इनको लत लग चुकी थी कि भाई सिनेमा देखने जाना है, तो परिवार के बाकी लोग भी जो रेगुलरली खेतों में नहीं जाया करते थे, वो भी साथ मिलके काम करने लगे। तो जो काम जनरली 4-5 घंटों में खत्म हुआ करता था, वो एक्स्ट्रा लोगों के आने की वजह से 2-2.5 घंटे में ही खत्म हो जाता, क्योंकि बाकी टाइम जो बचेगा उसमें जाकर ये लोग फिल्म देख पाएंगे। तो समझ रहे हो, इस लेवल का क्रेज हो रखा था गांव के लोगों में। अब देखो, इसका एक और बड़ा कारण ये भी था कि जो सिनेमा हॉल सेटअप हुआ था इनके गांव के पास, उसकी एक फिक्स टाइमिंग थी। दिन के टाइम उस सिनेमा हॉल में ऐसे ड्रामा और एक्शन मूवीज चलाई जाती थी, और रात के टाइम उस स्क्रीन पर प्ले होती थी हॉरर मूवी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो फिक्स टाइम है उससे पहले इन सबको अपना काम निपटाना होता था। आई होप आपको पूरा सिचुएशन समझ में आ गया होगा। रोहित लिखते हैं कि अक्सर मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा और गांव के उनके दोस्त लोग सिनेमा देखने के लिए जाते थे। अब मैंने एक चीज बताई थी कि ये सिनेमा हॉल 3-4 गांवों के बीच में था, मतलब 3-4 गांवों के लोग वहां पर आते थे देखने। तो जो रोहित का गांव था, यहाँ से उस सिनेमा हॉल की दूरी करीब 3 किलोमीटर थी। और होता ये था कि जो रात की वो हॉरर मूवी चलाई जाती थी स्क्रीन पे, तो सिनेमा हॉल का ऑपरेटर अक्सर उसे 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में स्टार्ट करता था। अब वो कितनी जल्दी स्टार्ट करेगा ये इस चीज पे डिपेंड करती थी कि भाई कितने लोग सिनेमा देखने आ रखे हैं। अगर अच्छी खासी भीड़ होती थी तो ये जल्दी स्टार्ट कर देता। अब देखो भाई, उस टाइम पर जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं प्लेन्स के, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, इनके अच्छे अच्छे शहरों में भी सड़कें ढंग से नहीं बनी होती थी। तो अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ में बसे उस दूर दराज गांव के अंदर कहाँ ही सड़क बनी होगी, इसलिए बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल या व्हीकल का प्रचलन नहीं था। तो अक्सर लोग गांव से पैदल ही ग्रुप बना के जाया करते थे मूवी देखने। भाई साहब, अभी जो भी मैंने ये बिल्डअप किया, ये सब बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो आपको ना आगे जो खेला होने वाला है वो समझ में ही नहीं आता। अब सुनना एकदम ध्यान से। अब हर बार की तरह रोहित के ताऊ जी, उनके चाचा और गांव के 3-4 दोस्त रात के 8 बजे खाना खा के निकल पड़े थे सिनेमा देखने के लिए। इनको लगा कि भाई रोटी वोटी खा ली है, छोटा सा रास्ता है, से टहल के जाएंगे, बीच में सब हजम भी हो जाएगा। अब एक चीज समझना कि गांव से बाहर निकलने के बाद जो रास्ता जा रहा है आगे की तरफ, वहां बीच रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। अब उस चौराहे का एक रास्ता रोहित के गांव से जाता है, दूसरा रास्ता दूसरी गांव की तरफ।
तीसरा रास्ता जाता है शमशान को और चौथा रास्ता जाता है सिनेमा हॉल की तरफ। रोहित बताते हैं कि भैया जो वो सिनेमा हॉल जाने का रास्ता है ना, वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। मेरे चाचा ताऊ ने बहुत बार उसकी कहानी भी सुनाई है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर उसके बारे में बात किया करते हैं, पर जो हमारी जनरेशन थी हम कभी मानते नहीं उस बात को। बड़े बुजुर्ग अक्सर बोलते कि रात को अकेले उस बरगद के पेड़ के पास से क्रॉस नहीं होना चाहिए, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वो उस बरगद के पेड़ के पास अकेले नहीं जाएगी। अब हम लोग को लगता था कि ये क्या फालतू बकवास करते रहते हैं ऐसे डराने के लिए, तो किसी ने उस बरगद के पेड़ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर रोहित के चाचा ताऊ और उनके दोस्त सिनेमा हॉल वाला रास्ता ले लेते हैं। वो लोग रास्ते में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ को इन लोगों ने पार किया। पार करके कोई 200-250 मीटर आगे बढ़े होंगे कि तभी ना पीछे से किसी ने सीटी बजाई। ये सब लोग वहीं बीच सड़क पर रुक गए। रुक के इन लोगों ने पीछे देखा कि कौन है, पर भाई कोई भी नहीं था। एकदम घनघोर सन्नाटा हो रखा है। जब इन लोगों को कोई भी नहीं दिखाई दिया तो ये लोग वापस मुड़ के सिनेमा हॉल की तरफ जाने लगते हैं। इनके दिमाग में यही आया कि हो सकता है कोई जानवर हो, वो कहीं भाग रहा हो या फिर कोई ऐसे आवाज निकाल रहा हो। अब ये लोग जब भी उस रास्ते पर जाते थे तो अपने साथ कोई चाकू या फिर कुल्हाड़ी रखते थे प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर कोई जानवर हमला कर दे तो हम इससे अपनी रक्षा कर सकें। इनको लगा कि शायद कोई जानवर ही होगा और ये सोच के ये लोग मजे में आगे बढ़ने लगे। अब उस स्पॉट से चले हुए इनको कुछ ही सेकंड हुए थे कि इनको पीछे से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी, और उस चीख के साथ इन्होंने ये भी सुना कि कुछ भारी सा सामान पीछे गिरा है। जब ये सब लोग दोबारा पीछे मुड़कर देखते हैं तब भी वहां पर कोई नहीं था। रोहित के चाचा बोलते हैं कि वो बरगद का पेड़ है साइड में, तो चल के देखते हैं कोई पीछे से बदमाशी तो नहीं कर रहा है। ये सब लोग आते हैं उस बरगद के पेड़ के पास, और यहां पर उन लोगों ने देखा कि पेड़ के जस्ट नीचे एक बड़ा सा पानी का मटका टूटा हुआ है। इन लोगों ने एज्यूम किया कि मे भी कोई बिल्ली या कुत्ता होगा, उसने पानी पीने के लिए अपना मुंह घुसाया होगा इस मटके के अंदर, और जब उस जानवर का मुंह बाहर निकला होगा मटके से तो मटका लुढ़क के टूट गया। इन लोगों ने अपने दिमाग में ये कहानी फ्रेम कर ली। रोहित के ताऊ एक बार बरगद के पेड़ की तरफ ऊपर देखते हैं और फिर बोलते हैं बाकी लोगों से कि चलो फिल्म का टाइम हो रहा है। ये लोग थोड़ा डिस्टेंस कवर करके फाइनली सिनेमा हॉल के पास पहुंच जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई अभी तक फिल्म चालू नहीं हुआ है, बाकी गांव से लोग पहुंच रहे थे वहां पर, और फाइनली 10 बजे जाकर वो सिनेमा हॉल का ऑपरेटर एक हॉरर मूवी चला देता है। सबने मिलकर उस फिल्म को एंजॉय किया और फाइनली रात के 1 बजे वो मूवी खत्म हो जाती है। अब जो भी लोग फिल्म देखने आए थे वो लोग अपने अपने गांव की ओर जाने लगे, पर रोहित के गांव से सिर्फ इनके चाचा ताऊ और जो साथ में दोस्त थे वही लोग पहुंचे हुए थे मूवी देखने। अब ये लोग भी अपने गांव वापस आने के लिए निकलते हैं सिनेमा हॉल से, और तभी इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहा है, और ये बूढ़ा आदमी रोहित के ही गांव का था। इनको सब लोग काका बोलते थे। अब ये जैसे ही रोहित के ताऊ को देखते हैं इन्होंने नाम बोलकर बुलाया उन्हें। ये लोग पहुंचे काका के पास। काका बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, अभी तो ऐसा फिल्म दिखा दिया डरावना सा कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी गांव वापस जाने की। तब रोहित के ताऊ बोलते हैं कि कोई बात नहीं काका, अब हमारे साथ गांव चलिए, क्या दिक्कत है। फिर ताऊ जी ने पूछा कि अच्छा काका आप यहाँ पर आए कैसे, मतलब गांव से तो सिर्फ हम ही लोग आए थे फिल्म देखने के लिए। तब काका बोलते हैं कि मैं अभी पास में जो मेरी बेटी का ससुराल है वहां पर गया हुआ था अपनी बेटी से भेंट मुलाकात करने, और 2 दिन वहीं बिताने के बाद शाम को मैं गांव के लिए निकल पड़ा था। अब गांव आने के रास्ते में टॉकीज पड़ता है तो मेरा मन भी थोड़ा सा फिसल गया कि यार चलो आज फिल्म देखने के बाद ही घर वापस जाएंगे। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, नहीं तो आज मैं घर वापस नहीं जाता, इधर ही कहीं पर देख लेता जुगाड़ रुकने का। अब फाइनली रात के कोई 1:15 बजे रोहित के ताऊ, चाचा, उनके दोस्त और ये बूढ़े काका अपने गांव को वापस आने लगते हैं।
अब ये सारे लोग उसी रास्ते पर चलते हुए जब दोबारा से उस बरगद के पेड़ को क्रॉस करते हैं ना, तो फिर इनको किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। अब ये आवाज सुन के जो ताऊ जी आगे चल रहे थे चलते चलते रुक गए। इन्होंने पूछा कि कौन है उधर, पर भी इस बार कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब जो ये बूढ़े काका थे ये बोलते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुप हो गए, चुपचाप गांव की तरफ चलो। तब यहां पर ताऊ जी ने बोला कि नहीं काका, हम लोग जब आ रहे थे ना तब भी ये कोई हमें परेशान कर रहा था। फिर बीच में चाचा बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई गांव का ही है जो ऐसे बदमाशी करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तब वो बूढ़े काका बोलते हैं कि अरे जाने दो उस बात को, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात मानो, चलो यहाँ से वापस। तब जो रोहित के ताऊ जी थे ये एकदम आवेश में आ गए। ये सीधा बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि कौन है, और ऐसा बोलते हुए इन्होंने कुल्हाड़ी बाहर निकाल ली। बूढ़े काका दोबारा बोल रहे हैं कि उसे अंदर रख और चल यहां से, पर भाई रोहित के ताऊ जी ने सुना नहीं। ये दोबारा पेड़ की तरफ देख के बोलते हैं कि अगर इतना हिम्मत है तो आ जा सामने, एक बार परेशान करना है तो सामने आके करना। अब जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तब अगले 10-12 सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा हो जाता है। जब ताऊ जी ने देखा कि ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब ये मुड़ के अपने दोस्तों की तरफ जाने लगे। और जैसे ही ये मुड़े, ऊपर बरगद के पेड़ से एक आवाज आती है कि तू मुझे देखना चाहता है, मुझे बताएगा तू। अब जिस टोन में वो आवाज आ रही थी ना, इसे सुन के ताऊ जी और उनके बाकी दोस्त एकदम सहम से गए। ये सब लोग एक साथ आके खड़े हो जाते हैं और भाई ये देखते हैं कि उस बरगद के पेड़ से कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो जो भी था वो ऊपर से ऐसे फ्लोट होते हुए नीचे की ओर आ रहा है। कोई हाथ पैर या टहनियों का सपोर्ट नहीं ले रखा उसने। और भाई जब वो सामने आई ना तो इन्होंने देखा कि वो कोई 6 फीट की औरत है जिसने वाइट कफन ओढ़ा हुआ है पूरा। उसके आंख की पुतली एकदम सफेद, बाल एकदम सफेद, और जो ये पूरा होठ वाला एरिया था ये जैसे सिल दिया गया। उस औरत के मुंह का जबड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा था एकदम, और जो उसके बाल थे वो कमर तक आ रहे। बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर था। ये सीन देख के ये लोग एकदम कांप गए अंदर से। अब जो यहाँ पर वो बूढ़े काका थे उन लोगों ने सबको बोला कि फटाफट चलो यहाँ से, कोई इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करेगा। ये सब लोग वापस जाने के लिए तैयार हो गए, पर जो रोहित के ताऊ जी थे वो एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया भाई, जो कुल्हाड़ी उन्होंने पकड़ रखी थी हाथ में वो कुल्हाड़ी फेंक कर मार दिया उस औरत की तरफ। और भाई साहब जैसे ही वो कुल्हाड़ी उस औरत के पास पहुंची ना, वो उसके शरीर के आर पार हो गई। अब ये सीन देख के सारे लोग एकदम बुरी तरीके से कांप गए। अब जो गांव के लोग थे उनको तो अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। ये सारे लोग मिलके जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। अब इसी बीच जो वो बूढ़े काका थे उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, और ये नज़ारा देख के जो रोहित के ताऊ के जो दोस्त थे साथ में, वो सब ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे की ओर भागने लगे। अब यहाँ रोहित के ताऊ और चाचा ने बूढ़े काका को उठाया और अपने साथ लेकर गांव की ओर आने लगते हैं। जब ये लोग उस बरगद के पेड़ से आगे बढ़ रहे थे तब पीछे से फिर से एक आवाज आई कि तुम में से कोई जिंदा बचेगा नहीं। अब उस औरत की लाइन सुन के रोहित के ताऊ जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये उससे भिड़ना चाहते थे, पर फिर इन्होंने बूढ़े काका की हालत देखी और सोचा कि भाई इनको पहले गांव पहुंचाना जरूरी है। ये दोनों लोग उस बूढ़े काका को साथ लेके अपनी गांव की बैठक के पास पहुंच जाते हैं। अब बैठक वो एरिया होता है जहां पर गांव की पंचायत वगैरह लगती है। अब बैठक के पास पहुंच के इन लोगों ने बाकी गांव वालों को आवाज लगाई कि भाई यहाँ पर काका की तबीयत खराब हो रही है, इनका ध्यान रखो। उन लोगों ने पूछा कि भाई क्या हो गया काका को। तब ताऊ जी ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बरगद के पेड़ के पास ये घटना घटी हमारे साथ।
अब यहाँ होता ये है कि जब वो लोग उस बूढ़े काका को लेके घर के अंदर जा रहे थे, तब रोहित के ताऊ जी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग चाचा का ध्यान रखो, मैं अभी गया और अभी आया, मुझे एक छोटा सा काम है। अब जो रोहित के अंकल थे उनको इतना समझ में आ गया था कि मेरे बड़े भाई दोबारा उधर ही जा रहे हैं बरगद के पेड़ की तरफ। तो इन्होंने अपने बाकी दोस्तों को बोला जो कि अभी साथ में फिल्म देखने गए थे कि यार तुम लोग भी साथ चलो, ऐसे भैया अकेले जा रहे हैं, ठीक बात नहीं होगी ये। पर जो अभी घटना घटी थी इनके साथ रास्ते में, उसने तो इनके अंदर एकदम खौफ पैदा कर दिया था, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब रोहित के अंकल को लगता है कि यार ऐसे भैया को मैं कैसे अकेले छोड़ दूं, ये भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब जब ये दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, तब रोहित के ताऊ जी उस पेड़ की ओर देख के बोलने लगते हैं कि कौन हो तुम, और दम है तो आओ मेरे सामने, मेरे से बात करो। पर ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये दोबारा बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और इनकी ये लाइन कंप्लीट होते हैं ना, ऊपर से एक बहुत ही क्रिपी सी हंसने की आवाज सुनाई देने लगी इन दोनों को। अब जैसे इन दोनों ने वो हंसी सुनी, रोहित के अंकल बोलते हैं कि अरे भैया चलिए यहां से, क्यों जबरदस्ती जिद कर रहे हैं, आप चलिए यहां से। पर रोहित के ताऊ जी मानने को तैयार नहीं थे। ये लगातार बोले जा रहे हैं कि दम है तो मेरे सामने आओ, पर इनको रिस्पॉन्स में सिर्फ वो हंसी मिलती है, कोई भी सामने नहीं आता और ना ही कोई उनके बात का कोई जवाब देता है। अब बहुत देर तक वहीं बरगद के पेड़ के पास खड़े रहने के बाद जब ताऊ जी ने देखा कि कोई भी नहीं आ रहा है नीचे, तब ही चाचा को बोलते हैं कि देखा, वो डर गई मेरे से। और ऐसे बोल के चाचा के कंधे पर हाथ रखकर उनको वापस लेके गांव आ जाते हैं। और यहीं से भाई साहब असली खेला चालू हो जाता है। अब उस घटना के कुछ दिनों के बाद रोहित के गांव वालों को अपने गांव के अंदर एक अजनबी औरत दिखाई देने लगी। कोई गांव वाला बोलता है कि मैंने औरत देखा है, कोई गांव वाला बोलता है कि नहीं वो मर्द है। तब इन लोगों को लगा कि शायद कोई बाहर के लोग हमारे गांव में घूमने आए होंगे और मे भी सब लोग उनको ही स्पॉट करके ऐसा अपना राय दे रहे हैं। अब इसी बीच इनके गांव में एक और चीज होती है। इनके गांव में एक तारो नाम की महिला रहती है, ये वहीं की लोकल है। अब यहाँ पहाड़ों में ऐसे भेड़ बकरी पालने का भी प्रचलन रहता है। तो रोहित बताते हैं कि एक रात जब तारो सो रही थी ना, तब करीब 11:30-12 बजे के आसपास इसे अपने पशु घर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। इसने सुना कि जो इसके पशु है वो बहुत जोर जोर से आवाज निकाल रहे हैं। ये उठ के गई भाई पीछे देखने के लिए कि मेरे पशुओं को क्या हो गया। जब ये अपने घर के पीछे पहुंची जहां पर पशु बांध रखे थे, तो इन्होंने देखा कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, इनके पशु कोई आवाज नहीं कर रहे हैं। अब ये थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर देखते रहे अपने पशुओं को, पर भाई कोई भी हलचल नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल था एकदम। अब ये वापस वहां से निकलकर अपने घर की ओर आने लगती है और तभी इनको बीच रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जिसने घूंघट डाला हुआ था। अभी तारो उस औरत को देख के एकदम ऐसे फ्रीज हो गई। इसको लगा कि शायद कोई चोर वोर है जो मेरे पशु को चुराने आया है। अब तारो यहाँ उस औरत के पास जाकर बोलती है कि तुम ऐसे बिना आवाज किए अंदर कैसे घुस गई, कौन हो तुम? तब उस औरत ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तारो उसे देखती रही और देखते देखते दोबारा एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बताओगी या मैं बाकी गांव वालों को बुलाऊं? तब उस औरत ने अपना घूंघट ऊपर किया। भाई तारो देखती है कि उस औरत का फेस पूरा जला हुआ था, पूरा उसका जबड़ा दिखाई दे रहा है, वही वाइट बाल। और वो मंजर देख के तारो एकदम चिल्लाते हुए वहीं जमीन पर गिर जाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुन के घर वाले उधर आते हैं पीछे और फिर तारो को उठा के ये अंदर लेके गए। अब जब सुबह तारो को होश आया तो उसने सारी बात बताई कि रात को उसने क्या देखा, और ऐसे बताते बताते वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब यहां पर जो तारो का पति था वो रोहित के चाचा का दोस्त है और ये उसी ग्रुप में से एक था जो लोग मूवी देखने गए हुए थे। तारो का पति रोहित के घर पर आता है और इसने रोहित के चाचा जी और ताऊ को सारी बात बताई। अब इस टाइम पर इन दोनों को इतना समझ आ चुका था कि वो जो आत्मा है वो गांव के अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब यहाँ ये सब होने के बाद गांव वालों के बीच उस औरत का खौफ और ज्यादा बढ़ चुका था। आपको याद है एक बार हमने सुना था कि वो प्याज वाली औरत आती है,
वो प्याज मांगती है किसी के घर से और फिर उस घर में किसी की डेथ हो जाती है। ऐसी न्यूज़ हम सब ने सुनी है। तो कुछ उस कदर उस वाइट बाल वाले औरत का खौफ हो चुका था गांव के अंदर। अब इसी बीच एक रात जब तारो अपने घर पर सो रही थी तो उसके पति की नींद खुल जाती है बीच में। भाई वो देखता है कि तारो अपने बेड पर उठकर बैठी हुई है और वो कुछ ना बुदबुदा रही थी। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करता है तो बोल रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे पास बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। और ये ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसके सामने कोई खड़ा हो और ये उससे बात कर रही है। और ऐसे बात करते करते वो ना अचानक रोने लगी एकदम जोर जोर से। तारो का पति बोलता है कि तारो क्या हुआ, किससे बात कर रही है? और अपनी पति की आवाज सुन के तारो एकदम चुप। अपनी पति की आवाज सुन के तारो एकदम साइलेंट हो जाती है और सामने दीवार की तरफ देखने लगी। और कुछ ही सेकंड के बाद चेहरे पर एकदम डरावनी सी मुस्कान लेते हुए इसने अपने पति की ओर देखा। इस टाइम पर तारो की नाक से ना खून निकल रहा था। उसने अपनी उंगली दीवार की तरफ की और बोला कि मैं इसके साथ जाऊंगी। भाई ये लाइन सुन के तारो का पति एकदम जोर से चीखता है और जो आसपास के गांव वाले थे उनको बुलाने के लिए बाहर निकल गया। जब गांव वाले आए तारो के पास तो इन्होंने देखा कि भाई तारो तो चुपचाप लेटी हुई है अपने बेड पे। उसके अगले कई दिनों तक तारो एकदम सुस्त पड़ी रहती। जो दिन भर इतना काम करती थी, घूम घूम के पशुओं को चराना, खेत में भी काम करना, अब उससे कोई भी काम नहीं होता। तारो के पति को समझ आ चुका था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो तारो इन सबको छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। तारो का पति दोबारा आता है रोहित के चाचा जी के पास और बोलता है कि भाई कोई तांत्रिक या पंडित का इंतजाम करो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर रोहित के चाचा और ताऊ जी इनके गांव के पास वाले शमशान पर पहुँचते हैं। वहाँ शमशान घाट पर एक तांत्रिक बैठा करता था। इन लोगों ने उससे बात करके सारी बात बताई। तब तांत्रिक इनके साथ इनके गाँव आने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ गांव के अंदर पहुंचने के बाद तारो का पति तांत्रिक को अपने घर के अंदर ले जाना चाहता था, पर जैसे ही वो तांत्रिक उनके घर के चौखट के बाहर पहुंचा, भाई सामने घर के एंट्रेंस के पास जो पर्दा लगा हुआ था उससे उस पर्दे के पीछे एक साया दिखाई देता है। अब उस तांत्रिक ने जैसे ही उस साया को स्पॉट किया उसके कुछ सेकंड के बाद वो साया वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ सब लोग तांत्रिक को लेकर कमरे के अंदर पहुंचते हैं और उसी कमरे में जो बेड था उस पर तारो लेटी हुई थी। अब यहाँ तांत्रिक को देखने के बाद उसने एक हल्के से मुस्कान दी और मुस्कान देने के बाद तारो अपने शरीर को एकदम अजीब तरीके से बेंड करने लगी, वहीं बेड पर लेटे लेटे। यहाँ तांत्रिक बोलता है तारो से कि मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। अब ये लाइन सुन के तारो बेड से उठती है। बेड से उठ के वो पहुंची तांत्रिक के पास और उसने तांत्रिक को एक थप्पड़ जड़ दिया। वो बोलती है कि बिना काम करवाए तो तू मुझे खाना नहीं दे सकता, तो क्या मैं तेरी नौकर हूं जो तेरी बात मानूं? अब ये चीज होने के बाद तांत्रिक चुपचाप कमरे से निकल के बाहर आ जाता है। जो साथ में अंदर गए थे वो भी बाहर आ गए और इन्होंने पूछा तांत्रिक से कि क्या हो गया, ये क्या बोल रही थी? तब उस तांत्रिक ने एक रहस्य से पर्दा उठाया। उसने बोला कि मैं शमशान में रहकर तांत्रिक क्रिया करता हूँ और जो भी मुझसे मदद मांगने आता है, जैसे आप लोग आए मुझसे मदद मांगने के लिए, तो उनका जो भी काम होता है मैं प्रेत को अपने वश में करके उनसे काम करवाता हूँ। उस काम करने के बदले में वो प्रेत मुझसे मांस मांगते हैं खाने के लिए। ये जो औरत है जो अभी तारो के अंदर है, ये भी उन्हीं प्रेतों में से एक थी जिनसे मैं काम करवाया करता था। इससे पहले मैंने इस प्रेत से बहुत सारे काम लिए हैं, पर जो काम कराने के बदले ये मांस मांगते हैं ना मुझसे, तो वो मांस मैंने एक दो बार इस प्रेत को नहीं दिया। काम तो करवा लिया पर उसके बदले मांस नहीं दिया इसे, जिसके वजह से ये मुझसे गुस्सा है और अब ये मेरे काम नहीं आती। ये उसी बरगद वाले पेड़ के ऊपर रहती है। उसने ये भी बोला कि उस रात जब तुम्हारा सामना हुआ था उस प्रेत से बरगद के पेड़ के पास, उसी टाइम वो तुम्हारी जान ले लेती, पर चूंकि ताऊ और चाचा यहाँ एकदम निडर होके खड़े हो गए थे उसके सामने और बाकी लोगों ने भी मंदिर का टीका लगा रखा था, इस वजह से वो प्रेत तुम सब पर हावी नहीं हो पाई। पर यहाँ जो बूढ़े काका थे उन्होंने कोई मंदिर का टीका वीका नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो प्रेत बूढ़े काका पर हावी हो गया और यही कारण था कि उनकी तबीयत खराब होने लगी थी।
अगर तुम लोग टाइम पे काका को लेके वापस गांव नहीं आते तो ये तुम सबको भी मार देता, क्योंकि धीरे धीरे ये तुम्हारी शक्ति कमजोर कर रहा था। पर तुम लोग काका को लेके वापस गांव आ गए, इसलिए तुम लोग बचे रहे। पर यहाँ जो वो प्रेत आत्मा थी वो उस बूढ़े काका पर हावी होके गांव के अंदर आ गई। पर यहाँ ताऊ जी ने बोला कि हमने तो काका को गांव के अंदर छोड़ दिया था। जब मैं दोबारा गया था बरगद के पेड़ के पास, तब भी मुझे वहां से ऊपर हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। तब वो तांत्रिक बोलता है कि वो एक दूसरी आत्मा है, आप लोग वहां पर जाके दोबारा चैलेंज मत कीजिएगा उसको। अब ये सब सुन के जो वहाँ पर गांव वाले थे उन्होंने बोला तांत्रिक को कि अच्छा, आप कोई मतलब पूजा वगैरह करके तारों को ठीक कर दीजिए और इस प्रेत को हमारे गांव से हमेशा के लिए दूर कर दो। इस पर उस तांत्रिक ने जवाब दिया कि मैं कल दोबारा आऊंगा तारों के घर, और तब तक कुछ सामान का लिस्ट आपको बना दे रहा हूँ, आप इसका इंतजाम करके रखना। उस सामान के लिस्ट में कच्चा मांस और कुछ पूजा की सामग्री थी। अगले दिन तांत्रिक दोबारा आता है, उसने तारों को सामने बैठाया और अपनी क्रिया स्टार्ट कर दी। अब इसी क्रिया के बीच तारों एकदम जोर से चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद वो वहीं गिर के बेहोश हो गई। तांत्रिक ने अपनी क्रिया खत्म की और बोला कि देखो, ये बहुत चालाक प्रेत है। अभी के लिए तो ये तारों के शरीर को छोड़ के चली गई है, पर जब भी इसके सामने कोई कमजोर दिल वाला इंसान या फिर कोई बच्चा पड़ेगा ना, तो ये उस पर हावी हो जाएगी। अगली अमावस्या तक आप लोग अपने बच्चों को दोपहर के टाइम में भी ऐसे अकेले बाहर मत छोड़िएगा, और किसी गांव वाले को भी शाम के टाइम अकेले उस बरगद के पेड़ के पास से क्रॉस नहीं करना है। ये सब आपको अगली अमावस्या तक फॉलो करना पड़ेगा, और अमावस्या वाले दिन मैं इस प्रेत को नष्ट कर दूंगा या फिर आपके गांव से बहुत दूर भेज दूंगा। अब लोगों ने उस तांत्रिक की बात को मानकर पूरी सतर्कता बरतनी स्टार्ट कर दी। पर इस बीच होता ये है कि जो गांव के पशु थे ना, वो धीरे धीरे मरने लगे। कभी किसी का कुत्ता मर जाता, तो कभी कभार किसी के भेड़ बकरी का जो एक गर्दन होता है, ये पूरा खोखला मिलता था उनको। ऐसा लगता था कि किसी ने फाड़ के खा लिया। लोगों को आए दिन पायल की और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। अब फाइनली वो अमावस्या की रात आती है जब ये तांत्रिक गांव वालों को उस प्रेत से मुक्त कराने वाला था। पर दोस्त, ये ना इतना आसान होने वाला नहीं है। अभी जो ये तांत्रिक थे, ये शमशान घाट के अंदर ही वो क्रिया करने वाले थे। अब शाम तक सारे सामान की व्यवस्था हो जाती है जिससे वो क्रिया होनी थी, और गांव के कई लोग शमशान घाट पहुंच जाते हैं उस क्रिया को देखने के लिए। अब जो ये तांत्रिक था ना, इसने एक बहुत बड़ा गोला बना रखा था जहां पर ये क्रिया होनी थी। सभी लोगों को उस गोले के अंदर ही बैठना था। जब सब लोग पहुंच गए तब तांत्रिक ने बोला कि जिसको भी डर लगता है या फिर जो भी कमजोर दिल का है, वो यहां से चला जाए, क्योंकि अभी जब मैं क्रिया करने बैठूंगा तो सिर्फ वो प्रेत नहीं, बल्कि यहाँ आसपास जितनी भी आत्माएं प्रेत ये लोग भटकते हैं, वो सब यहाँ पर हाजिर होंगे। अब इसमें से 2-4 बूढ़े लोग भी बैठे हुए थे जिनके घर वालों ने बोला कि आप चलिए वापस। वो लोग वापस गांव आ गए और यहाँ पर क्रिया शुरू हो जाती है। अब क्रिया शुरू होने के कुछ देर के बाद जो सारी आत्माएं आसपास भटकती थी, वो एक एक करके तांत्रिक के सामने प्रकट होने लगी। वो अपना परिचय देती और फिर चली जाती। अब ये जो आत्माएं आ रही थी ना बार बार, ये सिर्फ तांत्रिक को ही दिखाई दे रही थी। अब ये क्रिया स्टार्ट हुए काफी देर बीत चुका था, पर वो जो प्रेत इन गांव वालों को परेशान कर रही थी ना, वो अभी तक सामने नहीं आई थी। अब यहाँ उस तांत्रिक ने अपने हाथ पर थोड़ा पानी डाला और ये उस घेरे से निकल के शमशान के दूसरे कोने पर चला जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ क्रिया की और वापस आके घेरे में बैठ गया। बैठने के बाद तांत्रिक ने सबको बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। और ये बोलने के बाद तांत्रिक ने अपनी क्रिया और ज्यादा इंटेंस कर दी। अब कुछ टाइम के बाद वो जो प्रेत गांव वालों को परेशान कर रही थी, वो सबके सामने आ जाती है। यहाँ तांत्रिक ने अपने मंत्रों द्वारा उसे वश में करने की कोशिश की, पर बहुत कोशिश के बाद भी ये उनके काबू में नहीं आ रही थी। उस प्रेत ने रोहित की ताऊ जी की तरफ उंगली करते हुए बोला कि मुझे इसका कलेजा खाना है, तभी मैं जाऊंगी यहाँ से। इसने मुझे बहुत परेशान किया है, कुल्हाड़ी भी फेंक कर मारा था मेरे ऊपर। बिना इसका कलेजा खाए तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। अब ये लाइन सुनते ही उस तांत्रिक ने और तेजी से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो वहाँ आग जला रखी थी उसकी लपटें और ज्यादा इंटेंस होने लगी, और कुछ ही सेकंड के बाद जो वो प्रेत था ना, वो कराहने लगता है। कराते हुए उसने तांत्रिक को रुकने के लिए बोला और बोला कि ठीक है, मुझे इसका कलेजा नहीं चाहिए, मैं इस गांव को छोड़ के बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे ना सिर्फ इसका 2 बूंद खून पिला दो।
वो खून पी के मैं बस चली जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए इसका कलेजा। जैसे उसने ये लाइन बोली, तांत्रिक ने ताऊ जी को एकदम मना कर दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए आप इसको अपना खून नहीं देंगे, ये ऐसे ही छोड़ के जाएगी इस गांव को। मेरे पास इसका और भी इलाज है, आप ये काम एकदम मत कीजिएगा। इसके बाद उस तांत्रिक ने फिर से क्रिया स्टार्ट कर दी, पर काफी टाइम निकलने के बाद भी वो प्रेत वैसा का वैसा वहीं मौजूद रहता है। अब यहाँ रोहित के ताऊ का पेशेंस खत्म होने लगा। उन्होंने बोला तांत्रिक को कि अगर मेरे 2 बूंद खून से ये गांव छोड़कर चली जाएगी तो फिर आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं। तांत्रिक ने मना किया कि नहीं, ये काम मत कीजिएगा एकदम। पर यहाँ रोहित के ताऊ नहीं माने। उन्होंने पास की झाड़ी से एक कांटा तोड़ा और उस कांटे को अपनी उंगली में चुभा कर खून निकालने लगे। उस खून को देखकर जो वो प्रेत था वो एकदम एक्टिव हो गया। उसने ताऊ को बोला कि बस 2 बूंद मैं खून पी के यहाँ से चली जाऊंगी। अब ताऊ उस प्रेत को खून पिलाने के लिए घेरे से बाहर निकलते हैं और भाई साहब तब भी उस प्रेत ने ताऊ पर हमला किया और इनका हाथ पकड़ के अंदर झाड़ी की तरफ लेके चला गया। अब ये दृश्य देख के सभी लोग डर गए। तांत्रिक ने बोला कि कोई भी उस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा, आप लोग अंदर ही रहिए। अब तांत्रिक अपनी जगह से उठकर उस झाड़ी की तरफ जाने लगा जहां वो प्रेत ताऊ जी को खींच कर ले गया था। जब ये झाड़ी के अंदर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई ताऊ जी की डेड बॉडी पड़ी है वहां पे। तांत्रिक वापस आकर अपनी क्रिया खत्म करता है। वो प्रेत उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी, पर यहाँ पर साथ में रोहित के ताऊ जी की भी जान चली जाती है। क्रिया खत्म होने के बाद सब लोग बॉडी को लेकर वापस गांव के अंदर आए। सबका रो रो के एकदम बुरा हाल था। बाद में इनका अंतिम संस्कार हुआ और रोहित बताते हैं कि मेरे पूरे गांव वाले आज तक हमारे ताऊ जी का मतलब आदर सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं कि उनके कारण हमारे गांव को इस प्रेत आत्मा से मुक्ति मिली। अब यहाँ रोहित ने यह भी बताया कि जो शमशान घाट है वहां पर कई सारे लाशें जलती हैं। अब उसी शमशान में पास की दूसरे गांव की एक औरत का अंतिम संस्कार किया गया था, पर उस औरत की जान अपने घर के अंदर आपसी कलह की वजह से गई थी। घर के लोगों ने एकदम विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था और इसी वजह से उसकी आत्मा आसपास भटक रही थी। उस औरत की आत्मा ने उसी बरगद के पेड़ को अपना अड्डा बना रखा था। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।